दोस्तों वेलकम टू तेजस शिक्षा। और आज हम लोगों का जियोग्राफी शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं अपना भूगोल का परिचय। ठीक है, और इस चैनल पर आपको सारे के सारे जो एंशियंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है वो मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ और उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर आपको एंशियंट हिस्ट्री की यानी प्राचीन इतिहास की हिंदी में पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर रखा है और उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आपने अगर एक बार उसे देख लिया तो आपको और बाकी कहीं पर भी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी सीपीओ हो, एमटीएस हो, या आरपीएफ आपका आने वाला वो हो, या आरओ का जो री एग्ज़ाम होने वाला है वही क्यों ना हो। ठीक है, और आप लोग यूपीएसआई चाहे यूपी कांस्टेबल चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए एकदम बेस्ट सीरीज़ है वो। ठीक है, और एकदम डीप में मैंने कवर किया। और आज हम लोगों का जियोग्राफी शुरू होने वाला है। ठीक है, जियोग्राफी आज हम लोग शुरू करेंगे और उसके बाद जियोग्राफी जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही मैं इकोनॉमिक्स शुरू करूँगा। मैं जियोग्राफी में आपका पहले भौतिक भूगोल में मतलब जो मैपिंग वाला पार्ट है वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा। मैपिंग वाला पार्ट मैं मैप में लगा के अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा, और बाकी ये वाला पार्ट मैं आपको भौतिक भूगोल का अच्छे से पढ़ाऊँगा। और वो मैपिंग वाला भी पढ़ाऊँगा, मगर अभी मैप वाला मैंने तैयार नहीं किया है। और जैसे ही मैप वाला कंटेंट आपका तैयार हो जाता है वैसे ही मैं आपको मैप वाला ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, और ये जो भूगोल का आपका लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है अभी आप लोग देखेंगे, पीडीएफ इसकी जो है बहुत बेहतरीन मैंने तैयार की है। ये देखिए, आपको एकदम बेहतरीन पीडीएफ मिलेगी। और इस चैनल पे जैसे ही 50 सब्सक्राइबर होते हैं वैसे ही मैं इस पीडीएफ को फ्री कर दूंगा। ठीक है, आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए, चलिए हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है भूगोल का परिचय। भूगोल का परिचय। ठीक है, भूगोल का आज हम लोग परिचय देखेंगे। ठीक है, आज क्योंकि पहला लेक्चर है ये पहला लेक्चर है तो इस दिन हम लोग जो भूगोल का जो परिभाषा है वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको इसमें और आगे बताते जाऊंगा। और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तेजस शिक्षा चैनल को। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, विश्व का भूगोल की परिभाषा क्या होती है। भूगोल शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, भूगोल शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पहला भूगोल, भू धन गोल अर्थात पृथ्वी गोल है। हालांकि पृथ्वी का आकार कैसा, पृथ्वी का आकार जियोइड है। ठीक है, जियोइड है पृथ्वी का आकार। आपके एग्जाम्स में अगर आता है, अभी हाल ही में यूपी कांस्टेबल में आया था कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो जियोइड है। ठीक है, ये उसमें जियोइड होगा। गोल भी दिया था ऑप्शन, मगर गोल नहीं आप लोग चूज़ कीजिएगा, जियोइड चूज़ कीजिएगा। क्योंकि आयोग अब सारे जितने भी हैं वो जियोइड ही मानते हैं। पहले इतने गोल माना करते थे मगर अब जियोइड मानते हैं। और जो अंग्रेजी भाषा में भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी यूनानी शब्द से बना है, और ये आपके आरो में आया था कि ज्योग्राफी का किस शब्द से बना है, तो यूनानी शब्द से बना है, जो दो शब्दों के मेल से बना है, जियो और प्लस ग्राफी। ये वाला जो आपका लेक्चर होगा वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के ऊपर ही मिलेगा। और आप लोग किसी एग्ज़ाम में देख लीजिए, किसी एग्ज़ाम में जो ज्योग्राफी है वो एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है और किसी किताब से नहीं पूछ रहा है। चाहे कोई भी एग्जाम चाहे कोई भी किताब हो। आप लोग एक बार एनसीईआरटी की भूगोल कवर कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ तक कि आप यूपीएससी तक में आपका एनसीईआरटी इसी से कवर हो जाएगा। खैर हम लोग यूपीएससी का तो इतनी का नाम बाद में देखेंगे, मगर अभी आप लोग आरओ या एसएससी वगैरह एग्ज़ाम के लिए जो वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए मैंने बेस्ट कंटेंट तैयार किया, और ये सारे के सारे मैंने एनसीईआरटी से तैयार किए हैं। ठीक है, दो शब्दों के जो मेल से बना जियो और प्लस ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। इस प्रकार भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी संबंधी तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और भूगोल शब्द की उत्पत्ति आपकी कहाँ से हुई थी। भूगोल शब्द की उत्पत्ति करीब 300 वर्ष पहले हुई थी। आपका भूगोल शब्द की उत्पत्ति 2300 वर्ष पहले हुई थी। अरे, और भूगोल की परिभाषा के संदर्भ में सभी विद्वानों का मत है कि नहीं। स्ट्रैबो एक भौगोलिक विद्वान हुए, उनके अनुसार भूगोल ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का तथा थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फलों एवं पृथ्वी के बीच पृथ्वी के क्षेत्र में देखी जाने वाली अन्य वस्तुओं का ज्ञान कराना है। और आप लोग जो ये कथन दिए गए हैं इनको मैंने वैसे ही नहीं डाला है कि दिखाने के लिए। कथन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कथन से आपका पूछ देता है कि ये फलाना कथन किसका है। ठीक है, स्ट्रैबो ने जो परिभाषा दी है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका किस में पूछा था, आरओ वाले एग्जाम में ज़रूर पूछ देता है ऐसा। और फिर उसके बाद टॉलमी दूसरे विद्वान हुए। टॉलमी भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। फिर आपके कौन से विद्वान है, बर्नार्ड वार्नियस के अनुसार भूगोल के अध्ययन का लक्ष्य पृथ्वी की सतह है, जहाँ उसमें जलवायु, धरातली स्वरूप, जल, वन, मरुस्थल, खनिज, पशु जीवन एवं मानव का निरीक्षण तथा उसकी व्याख्या होती है। इमैनुअल कांट के अनुसार भूगोल भूतल का अध्ययन है। यह भूतल के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली भिन्नता की पृष्ठभूमि में की गई व्याख्या है।
ठीक है। इमैनुअल कांट ने क्या कहा, भूगोल एक भूतल है, भूतल ऐसे इस तरीके का, जैसे हम लोगों का कोई तल होता है वही है, और भूतल के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली भिन्नता, जैसे कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर आकाश है ऊपर, ठीक है। तो उसके भूतल के आसपास जो पर्यावरण पाया जाता है उसके विभिन्नताओं की पृष्ठभूमि में की गई व्याख्या होती है। फिर आते हैं आपके कार्ल रीटर। कार्ल रीटर का आपका पूछ दिया था आरओ वाले एग्जाम में। भूगोल विज्ञान का वह विभाग है जिसमें भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं व उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप मानते हुए वर्णन किया जाता है। इसकी समग्रता, एकता, मानव और जगत पिता से संबंध दिखाई देती है, ठीक है। आप लोग इतना, जैसे जो एक कथन है उसके ऊपर उतना ध्यान मत भी दीजिएगा, तब भी जैसे जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, जैसे कार्ल रीटर ने का क्या इति संबंध है, उन्होंने भूमंडल के सभी लक्षणों, पृथ्वी संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप मानते हुए वर्णन किया। इसकी समग्र एकता मानव तथा जगत पिता से संबंधित है। ये आपका की पॉइंट हो गया। मानव एवं जगत पिता जहाँ भी दिखे कार्ल रीटर को समझ लीजिएगा, ठीक है। कार्ल रीटर ने कहा है। फिर आपका भूगोल की शाखाएं। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहली शाखा है आपका भौतिक भूगोल और दूसरी है आपका मानव भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल के क्रमबद्ध अध्ययन, इनके पारस्परिक क्रियाओं और अंतर संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। अब भौतिक भूगोल में क्या हम लोग देखते हैं, भौतिक भूगोल में जो आपका आसपास का पर्यावरण दिखाई देता है, जैसे आपका स्थलमंडल हो गया, जमीन हो गया, जलमंडल जो पानी वाला इलाका हो गया, वायुमंडल जो आसमान का इलाका हो गया, और जैवमंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। इनके क्रमबद्ध अध्ययन को हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं, ठीक है। और मानव भूगोल के अंतर्गत क्या कहते हैं, भौगोलिक वातावरण और मानव के क्रियाकलाप। मानव क्रियाकलाप जैसे आपको एक खनिज पदार्थ निकालना हो गया या पशुपालन हो गया, ये सब किसमें आते हैं, आपके मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख शाखाएँ हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएँ हैं वो, और ये आपका इति का नाम आपके आर ओ में आपका इसका परिभाषा पूछ देता है, ठीक है, कि फलाना क्षेत्र भूगोल का किससे संबंधित है। तो आप लोग इस परिभाषा को एकदम ध्यान से देखिएगा और एकदम अपने मन में उतारिएगा और 2-3 बार इस लेक्चर का रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। और न केवल आर का, बल्कि आपका आरपीएफ में भी पूछ दिया था कि समुद्र विज्ञान कहते हैं, किसे कहते हैं, समुद्र विज्ञान की परिभाषा दे दिया था और पूछा था कि ये किसकी परिभाषा है, ठीक है। इस तरीके से पूछ देता है कि ये इस चीज़ का अध्ययन किसमें शामिल किया जाता है। जैसे फूलों का अध्ययन, आपका तमाम अंगूरों की खेती, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो ज़रूर आता है आप लोगों के एग्जाम में। देखिए पहला है आपका जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, उसका संगठन, तापमान, वर्षण, वर्षा, चक्रवात, वायु राशि, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों और मानव जीवन उसके क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जलवायु के अंतर्गत इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। संगठन, तापमान, वर्षण, वर्षा, चक्रवात, वायु राशि, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश व उनके मानव जीवन तथा क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका है कौन सा विज्ञान, विश्व रचना विज्ञान। विश्व रचना, हालांकि ये विज्ञान लिखा हुआ है मगर ये आते हैं भूगोल के अंतर्गत ही, ठीक है। विश्व रचना विज्ञान में कॉस्मोग्राफी, इसमें कॉस्मोस का अध्ययन यानी कि खगोल, भूविज्ञान तथा भौतिक भूगोल, इन तीनों विषयों का अध्ययन शामिल करता है, किंतु इसका विषय क्षेत्र खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना और पृथ्वी के प्रमुख लक्षणों का अध्ययन करना, ठीक है। फिर आपका भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत ये आपका यूपीएसआई में पूछा हुआ था, जियोमॉर्फोलॉजी की परिभाषा दिया हुआ था और पूछा था कि ये किस क्षेत्र के अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत भू धरातल पर मिलने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों की उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति, सहायक प्रक्रमों व विकास तथा विनाश का वस्तुपरक अध्ययन किया जाता है, ठीक है, भू आकृति विज्ञान में। फिर आपका समुद्र विज्ञान। इसके अंतर्गत महासागरों की उत्पत्ति, उनकी गतियाँ, तापमान, लवण, उनका मानव जीवन पर प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका खगोलीय भूगोल। खगोलीय भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत अंतरिक्ष में विस्तृत खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और ये कॉस्मोग्राफी से अलग है, ठीक है, खगोलीय भूगोल। फिर आपका जल विज्ञान। इसके अंतर्गत पृष्ठ के ऊपर या उसके नीचे प्रवाहित होने वाली जल राशियों का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान से एकदम वैसे ही नाम से ही आपका पता चल रहा है और उसके भौतिक प्रभावों को दृष्टि में रखकर किया जाता है। फिर आपका जैव भूगोल। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के भौगोलिक पक्षों जैसे उनके धरातलीय और जलवायु अध्ययन, प्रभाव तथा वितरण का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है जैव भूगोल में। बायोजियोग्राफी। फिर आपका वनस्पति भूगोल। वनस्पति भूगोल इसके अंतर्गत भौगोलिक पर्यावरणों के अनुसार पृथ्वी पर पौधों के वितरण व उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है बॉटनिकल जियोग्राफी में। फिर आपका जंतु भूगोल, जू जियोग्राफी। इसके अंतर्गत भूपृष्ठ पर मिलने वाली प्राणियों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका था पर्यावरण, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, और ये आपका एनवायरमेंटल जियोग्राफी जरूर पूछता है एग्जाम में। एनवायरमेंट से कोई क्वेश्चन आना रहता है, अगर एनवायरमेंट का उतना रोल नहीं है उस एग्जाम में तो उसकी परिभाषा जरूर पूछ देगा। या विश्व टाइगर दिवस, यही आपका एनवायरमेंट से ही पूछता है, ठीक है। देखिए हम लोग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है।
फिर आपका मृत्तिका विज्ञान, इसके अंतर्गत मिट्टी के निर्माण व उसकी विशेषताओं एवं भू धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है कुल मिला के। फिर आपका घास विज्ञान, इसके अंतर्गत घासों का भौगोलिक पर्यावरण के संबंध में विशिष्ट अध्ययन करते हुए धरातल पर उनके वितरण को दर्शाया गया है। फिर आपका ज्वालामुखी विज्ञान, इसके अंतर्गत ज्वालामुखी की उत्पत्ति, प्रकृति, निःसृत पदार्थों के वितरण एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका भू विज्ञान, जियोलॉजी, इसके अंदर पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत माइनर डिटेल्स हैं। आपका पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, संगठन व शैलों के रूप में वर्तमान इसके ऐतिहासिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका संरचनात्मक विज्ञान, इसके अंतर्गत शैलों के स्तर, उनके निक्षेपण स्थिति, आयु, स्वरूप, भूपृष्ठ पर उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका भूकंप विज्ञान, इसके अंतर्गत भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन तथा तथ्यपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। फिर आपका चट्टान विज्ञान, और इसके अंतर्गत चट्टानों एवं शैलों के बृहद प्रतिदर्शों के आधार पर उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर खनिज विज्ञान, इसके अंतर्गत खनिज पदार्थों की उत्पत्ति से लेकर उसके गुणों, विशेषताओं एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका आता है मौसम विज्ञान, इसके अंतर्गत मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के लिए और मौसम सूचना केंद्रों के सिप्नाटिक कार्यों का अध्ययन करके वायुमंडल में सक्रिय भौतिक घटनाओं एवं प्रक्रमों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। फिर आपका पारिस्थितिकी इकोलॉजी, इसके अंतर्गत जीवों व उनके वातावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इस तरीके से आपका भौतिक भूगोल की जितनी इंपॉर्टेंट शाखाएँ थी वो ख़त्म होती हैं। ये सारी की सारी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत। और इन परिभाषाओं को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने वाले और ना सिलेक्शन लेने वाले बच्चों के बीच यही फ़र्क होता है कि वो क्वेश्चन कर जाते हैं जो और बाकी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आप लोग इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और कई एग्ज़ामों के पेपर मैंने एनालिसिस करने के बाद ही इन्हें शामिल किया है। फिर आपका मानव भूगोल के अंतर्गत प्रमुख शाखाएँ। मानव भूगोल, इसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका आर्थिक भूगोल, ये भी मानव भूगोल के अंतर्गत ही आता है। इसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से वर्तमान समय तक विकसित हुए उसके विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल में। फिर आपका कृषि भूगोल, इसमें आपका कृषि का अध्ययन, विभिन्न फसलों के उत्पादन व वितरण प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। और फिर आपका औद्योगिक भूगोल, इसके अंतर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोत व उत्पादन की समस्याओं, उत्पादित वस्तुओं के व्यापार, उद्योगों के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका वाणिज्यिक भूगोल, इसके अंतर्गत मानव के वाणिज्यिक कार्यों, विशेष रूप से व्यापार का सर्वांगपूर्ण अध्ययन किया जाता है। फिर आपका सामाजिक भूगोल, इसके अंतर्गत नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या, अधिवास, सामाजिक विशेषताओं, क्रियाकलापों आदि का अध्ययन किया जाता है। पर देखिए परिभाषा काफ़ी टफ है, मगर आप लोग इसे 2-3 बार अपनी नज़रों के सामने घुमाएंगे तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आपका ग्रामीण भूगोल, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के बसाव, प्रतिरूप और कार्यात्मक वितरण व उनके अधिवास मतलब उनके रहने के आसपास का वातावरण, ठीक है, उस आदि तथ्यों का, जैसे गाय भैंस तमाम होते हैं, उन पशुपालन और कृषि, उन सब का अध्ययन किया जाता है ग्रामीण भूगोल में। फिर आपका नगरीय भूगोल, इसके अंतर्गत शहरों, नगरों का अध्ययन, उनकी उत्पत्ति, स्थिति, कार्यात्मक प्रतिरूप, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका जनसंख्या भूगोल, इसके अंतर्गत मानव की जनसंख्या, लोगों का वितरण, आयु संरचना, घनत्व, वृद्धि, स्थानांतरण, व्यावसायिक संरचना व उसके आवासों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका वाणिज्यिक भूगोल, इसके अंतर्गत मानव के विभिन्न वाणिज्यिक कार्यों, विशेष रूप से व्यापार का सर्वांगपूर्ण अध्ययन किया जाता है। फिर आपका प्रादेशिक भूगोल, और इसके अंतर्गत भौगोलिक एवं मानवीय समानताओं के आधार पर संपूर्ण धरातल का वर्गीकरण करके उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। और फिर आपका आता है चिकित्सा भूगोल, ये भी मानव भूगोल का ही पार्ट है। इसके अंतर्गत विश्व स्तर पर व्यापक पर्यावरण प्रदूषण, वायुमंडलीय अशुद्धियों के मानव जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन मानव जीवन को स्वास्थ्यकर बनाने की दृष्टि से किया जाता है। और ये जो आपको मैंने परिभाषाएं दी हैं, भले ही चाहे आपको कितनी भी टफ लगती हो, मगर आप लोग इसे छोड़िएगा मत प्लीज़, ठीक है। और इसके की पॉइंट को याद करने की कोशिश कीजिएगा, वही की पॉइंट ही आपको एग्ज़ाम में एकदम अचानक से क्लिक करेगा, ठीक है। और चलिए अब हम लोग देखते हैं भूगोल में प्रथम, ठीक है, भूगोल में सर्वप्रथम कौन क्या किया था, और तमाम जो भूगोल संबंधित कीवर्ड हैं, स्टैटिक जीके का टाइप का। आपका स्टैटिक जीके का सेम इसी तरीके का लेक्चर एकदम अच्छे से आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाके लिंक में देख सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके का। और आपको एकदम बढ़िया सी स्टैटिक जीके, आपका सारा का सारा स्टैटिक जीके यहीं से कवर हो जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और धीरे धीरे स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक मैं उसमें ऐड करता जाऊँगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं भूगोल में प्रथम। देखिए भूगोल शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? अरिस्टोथनीज ने किया था, ठीक है। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहा जाता है। ऐतिहासिक भूगोल का पिता हेरोडोटस है, ठीक है, ऐतिहासिक भूगोल का पिता हेरोडोटस। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है। फिर आपका व्यवस्थित भूगोल का जनक, इसे इरेस्टोथनीज कोई कहा जाता है। फिर आपका ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेस्टोथनीज कोई कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया था? ये इरेस्टोथनीज ने किया था, सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल। और आधुनिक खगोलिकी के जनक, आधुनिक खगोलिकी यानी कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के आधुनिक खगोलिकी के जनक किसे कहते हैं? निकोलस कोपरनिकस, सर आइजैक न्यूटन, जोहान्स केपलर व गैलियो गैलीली। ठीक है, और इनका नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा, अपना नाम भले भूल जाइएगा। फिर आपका सूर्य केंद्रीय परिकल्पना का प्रतिपादक, यानी कि ब्रह्मांड के एकदम केंद्र में सूर्य है, इस का नाम परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? अभी हम लोग आगे चल के बिग बैंग थ्योरी और बाकी की चीज़ें भी देखेंगे, मगर अभी हम लोग वही देख रहे हैं कि फलाना चीज़ किसने खोजी थी। ठीक है, तो सूर्य केंद्रित परिकल्पना का प्रतिपादक किसने किया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है? निकोलस कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी के आकार को गोल कहने वाला प्रथम विचारक कौन था? अरस्तु। अरस्तु किसका गुरु था? सिकंदर का गुरु था। भौतिक भूगोल का जनक कौन था? पोलिडोनियस भौतिक भूगोल का जनक है आपका पोलिडोनियस। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ब्लास को कहा जाता है मानव भूगोल का जनक। और पृथ्वी को नापने का कार्य आरंभ करता, यानी कि शुरू किसने किया था? पृथ्वी को नापने का काम थेल्स ने किया था। ठीक है, हालांकि ये असफल हो गया था, मृत्यु हो गई थी बीच रास्ते में ही, मगर आपका थेल्स ने इस पृथ्वी को नापने का प्रारंभ किया था। फिर आपका विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन ग्रैहम है विश्व ग्लोब का निर्माता। जो आप लोग ग्लोब देखते हैं कुछ इस तरीके का होता है आपका, यहाँ पे ये पृथ्वी का ग्लोब लगा रहता है, मैं उतने अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ। आपका यहाँ पर स्टैंड होता है और इस तरीके से स्टैंड होता है, और यहाँ पर ये पृथ्वी का मैप होता है। ठीक है, और यहाँ पर नासा आप लोगों ने देखा होगा ग्लोब। और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्सिमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन ब्रैहम और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्सिमेंडर हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर मानचित्र कला का जनक किसे कहा जाता है? टॉलमी को कहा जाता है मानचित्र कला का जनक टॉलमी। आर्थिक भूगोल का प्रथम प्रयोगकर्ता लोमनसोव। ठीक है, और फिर आपका प्लेट विवर्तनकारी सिद्धांत के प्रतिपादक। प्लेट विवर्तनकारी का मतलब पहले जो जितने भी महाद्वीप हैं वो सारे एक थे, फिर उनमें धीरे धीरे बिखराव होने लगा, उसे जो इस तरीके का जो सिद्धांत दिया जाता है उसे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहा जाता है। और इसके प्रतिपादक हैरी हैस हैं। और प्लेट शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता विल्सन है। भूकंप उत्पत्ति के खोजकर्ता ह्यू बेनी हॉफ हैं। ठीक है, फिर आपके भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्रैबो हैं। ठीक है, भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार। अब आपका आता है प्रमुख भौगोलिक खोजें कि भौगोलिक खोजें किसने किसने की थी। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका हिस्ट्री के दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए चीन की खोज, हालांकि ये सब देश पहले से उपलब्ध थे, मगर दुनिया को इनके बारे में बताने वाला पहला आदमी कौन था, ये मैंने आपको यहाँ पे सम्मिलित किया है। ठीक है, देखिए चीन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मार्को पोलो ने की थी। और मार्को पोलो इंडिया कब आया था? पांड्य राज्य में। इंडिया में जो पांड्य राज्य था, आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो देखेंगे, मेरी इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, तेजस शिक्षा चैनल पर। आप लोग वहाँ जाएंगे देखेंगे पांड्य राज्य के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और नहीं पढ़ाया हुआ तो मीडियल हिस्ट्री वाले प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ जरूर पढ़ाया होगा पांड्य राज्य के बारे में। फिर आपका भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने करी थी। वास्को डी गामा अमेरिका की खोज करने के लिए निकला था, पर वो उसका जहाज़ कहाँ पहुँच गया? भारत पहुँच गया, और ये साउ गैब्रियल नामक जहाज़ से आया था। और ये आपका अब एग्ज़ाम में ये नहीं पूछने लगा रहा है कि भारत की खोज किसने की थी। भारत की खोज तो वास्को डी गामा बच्चे को पता है, मगर वो किस जहाज़ से आया था? तो साउ गैब्रियल जहाज़ से आया था। ठीक है, इतना डीप तक जाने लगा है आपका एग्ज़ाम आयोग जो है। चाहे अभी कौन सा एग्ज़ाम हुआ था, शायद कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ही आया था क्या? नहीं, एसएससी के एग्ज़ाम में आया था कि वास्को डी गामा किस जहाज़ से भारत इंडिया आया था? तो साउ गैब्रियल जहाज़ से आया था। आप लोग इसे इंपॉर्टेंट एकदम नोट कीजिएगा, चाहे जितना मन करे उतना इसको स्टार दे दीजिएगा। फिर आपका जापान की खोज किसने की थी? सेंट फ्रांसिस जेवियर ने की थी। सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनके नाम के स्कूल आप लोगों ने देखे होंगे। और ये स्पेन का निवासी था। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। और मार्को पोलो आपका इटली का निवासी था, ये इटली यात्री था। फिर आपका केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज, पुर्तगाल के बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में की थी। फिर आपका ग्रीनलैंड की किसने खोज की थी? एरिक द रेड, नॉर्वे का था एरिक द रेड, ग्रीनलैंड की खोज करी थी। और केप ऑफ गुड होप भी आप लोग जरूर याद है। इसमें जितने भी मैंने दिए वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, फालतू के मैंने दिए ही नहीं है। फिर आपका वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की दोनों की खोज किसने की थी? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका खोज एक आदमी ने की थी, 1492 में कोलंबस ने की थी। कोलंबस इंडिया के निकला था, मगर वो पहुंच गया अमेरिका, और जब अमेरिका पहुंचा तो वहाँ की जो मेन ट्राइब थी उनको क्या नाम दिया इसने? रेड इंडियन। उसे लगा कि यही इंडिया है, यही भारत है,
क्योंकि भारत उस समय सोने की चिड़िया था भाई, उस भारत में व्यापार फैला हुआ था, सारे इतने जो यूरोपीय यात्री थे वो इंडिया ही आना चाहते थे, मगर इसका जहाज़ भटक के पहुंच गया आपका इंडिया, और वास्को डी गामा का जहाज़ अमेरिका पहुंच गया, कोलंबस का जहाज़, और उसका जहाज़ वास्को डी गामा निकला था अमेरिका की खोज में, उसका जहाज़ पहुँच गया इंडिया, उल्टा हो गया। और इसकी कोलंबस ने खोज करी थी, और ये किस जहाज़ से अमेरिका पहुंचा था? सेंट मारिया जहाज़ से। आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा, सेंट मारिया जहाज़ से पहुंचा था, और उसका साओ गैब्रियल जहाज़ था। फिर आपका ब्राज़ील की खोज पेड्रो अल्वारेज ने करी थी, और ये आपका आरो 2018 में आया हुआ है, वहाँ से मैंने इसे उठाया है, नहीं तो मैं ब्राज़ील को शामिल करने वाला नहीं था, मगर मैंने इसे शामिल कर लिया क्योंकि यारो में आया था। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? तस्मान ने करी थी। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोगों से पूछ दिया था उसमें UPSI में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग बताइए। फिर आपके अंटार्कटिका की खोज नेलाथिन पॉल्मर, और ये जैसे कि एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, नेलाथिन पॉल्मर अंटार्कटिका की खोज की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने करी थी। और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? आपका एमंडसन ने करी थी। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी अमेरिका का, और दक्षिणी ध्रुव की खोज अमेंडसन ने करी थी। फिर आपका सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने, और ये MTS में आया हुआ था, अभी इसी बार का वाला जो MTS हुआ है उसमें आया हुआ था। सौरमंडल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। फिर उसके बाद विश्व का प्रथम समुद्र भ्रमण, और ये भी आपका आप लोगों ने सुना होगा, मैगलन ने सर्वप्रथम विश्व का समुद्र भ्रमण किया था। ठीक है, हालांकि मैगलन का जहाज़ वापस अपनी क्या नाम पहुँच नहीं पाया था, मैगलन मर गया था रास्ते में, मगर इसका फ्लीट पहुंच गया था, जिस जहाज़ के बेड़े से निकला था। और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब उतरे थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे आपका 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और भारत का पहला व्यक्ति कौन था आप लोग बताइए? राकेश शर्मा थे। माउंट एवरेस्ट विजय और थल मार्ग से दक्षिणी ध्रुव की यात्रा, माउंट एवरेस्ट पर विजय और थल मार्ग से दक्षिणी ध्रुव की यात्रा एडमंड हिलेरी ने करी थी शेरपा तेंजिंग के साथ। और फिर माउंट एवरेस्ट पर विजय किसने करी थी? तेंजिंग ने। देखिए एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन दिया होगा, एडमंड हिलेरी भी दिया होगा माउंट एवरेस्ट पर विजय, और माउंट एवरेस्ट पर विजय के बारे में शेरपा तेंजिंग भी दिया होगा। तो अगर दोनों दिए हों तो आपको दोनों तो देगा नहीं, अगर दोनों में से अगर आपका तेंजिंग दिया हो तो तेंजिंग आप लोग चूज़ कीजिएगा, अगर एडमंड दिया हो तो एडमंड चूज़ कीजिएगा। वैसे दोनों देगा नहीं, दोनों देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही साथ चढ़े थे। सुएज नहर का निर्माण किसने किया था? फर्नांडीज डी लेप्स ने किया था, ये फ्रांसीसी था, फर्नांडीज डी लेप्स ने किया था। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला श्रीमती जुंको ताइबे जापान की थी, पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली जुंको ताइबे। फिर बिना किसी सहारे के अंटार्कटिका की प्रथम पैदल यात्रा करने वाला रेनल्फ फिनिश था। नौका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की प्रथम परिक्रमा मैथ्यू फर्लिंडर्स था। और विश्व भ्रमण यानी कि अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज किसने की थी? मैगलन ने करी थी। ठीक है, और मैगलन ने इसे प्रशांत महासागर को पैसिफिक नाम दिया था। ठीक है, प्रशांत महासागर का नामकरण भी मैगलन ने किया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आने वाला प्रथम वास्को डी गामा था। केप ऑफ गुड होप जो आपका का नाम अफ्रीका है, अफ्रीका के साइड से यहाँ से होते हुए, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है उसके नीचे से होते हुए उसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। वो मैं मैपिंग में कराऊंगा। ठीक है, और मैपिंग में आपको अच्छे से बताऊंगा, और एक बार जो मैं बता दूंगा उसको आप भूलेंगे नहीं, इतना गारंटी दे रहा हूँ। प्रथम सोलो उड़ान लिंडबर्ग ने करी थी, प्रथम सोलो उड़ान लिंडबर्ग ने। फिर आपका उत्तरी ध्रुव के ऊपर से पहली उड़ान रिचर्ड बायर ने करी थी, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से पहली उड़ान रिचर्ड बायर। उत्तरी ध्रुव को पहली बार वायुयान के द्वारा पार करने वाला अम्बार्टो नोबिल इटालियन था ये। और ग्रहों की गति के नियम कैप्लर ने दिया था, ग्रहों की गति का नियम कैप्लर ने दिया था। ठीक है, और यहीं पर हम लोगों का लेक्चर होता है ख़त्म, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी क्या नाम है, और वो मुझे पता भी चलेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका आउटपुट मिल रहा है। और इस चैनल पर जैसे ही 50 सब्सक्राइबर होते हैं मैं इस PDF को फ्री कर दूंगा। ठीक है, और इस PDF को अपलोड कर दूंगा, और आप लोग इस PDF को 2-3 बार अपनी नज़रों के सामने से घुमा लेंगे, आपको एकदम सारा का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो RPF का आपका एग्ज़ाम हो, आपका आने वाला RPF का, और RO में तो 18 क्वेश्चन आए थे 120 में से। RO का आपका एग्ज़ाम हो गया, UPSI का एग्ज़ाम हो गया, आपका SSC के सारे एग्ज़ाम हो गए, SSC के जितने भी एग्ज़ाम हो गए, जैसे GD हो गया, ये सब एग्ज़ाम हो गए, GD MTS वगैरह हो गए, ये सब हो गए। और कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो आपका हुआ था, ठीक है, अभी आपका एग्ज़ाम होगा कांस्टेबल का, UPSI का। ठीक है, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपको इस PDF के बाहर और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 50 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए, और इस PDF को मैं आपको अपलोड कर दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए धन्यवाद। और कल हम लोग देखेंगे सौरमंडल की उत्पत्ति। चलिए धन्यवाद।